हम फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स करने लगे हैं KLM से। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये आर्टिफिशियल टेक्निक है फर्टिलाइजेशन की, जिसमें हमारे पास लेबोरेटरी में हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर। हम वहाँ पे एग को ना, एग हमारे पास, हम एग को निकालते हैं और वहाँ पे स्पर्म के साथ उसको मिला देते हैं, और इसके बाद ये जो सा होता है वो जो सा हमारे पास जाइगोट होता है उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, जिसके बाद ये फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांट हो जाता है, हमारे पास बेबी की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फीमेल की बॉडी के अंदर ही हम उसको ना हार्मोन देते हैं क्लिम्फोफिन सिट्रेट, जो कि हमारे पास सुपर ओवोल्यूशन होता है, जो कि हमारे पास जल्दी जल्दी ओवोल्यूशन करवाता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है। उन फॉलिकल्स को हम रिमूव करते हैं सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में ये होता है कि हमारे पास ओसाइड जो सा होता है उसको हम पैटी डिश में लेते हैं, जो हमारे पास रिमूव किया हुआ होता है, और उसके साथ हम स्पर्म को मिला देते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद हम ना उसको 4 to 5 डे तक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या हो रहा है, और जब वो 4 to 8 सेल स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हम उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, और यूट्रस में उसकी फुल डिवेलपमेंट हो जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द एम्ब्रियो। इसमें हमारे पास ये होता है कि एम्ब्रियो हमारे पास फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद उसको हम स्टोर कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, ग्लिसरॉल में, और वो हमारे पास जब 2 to 4 सेल स्टेज पे हम उसको स्टोर करते हैं, और किसी काफ़ी देर बाद भी हम उसको अगर उसकी मदर में इम्प्लांट करें तो वो डेवलप कर देगा। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ स्पर्म की जो सा स्पर्म को हम 21 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टेक्निक आ जाती है ICSI। ये होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। अब इसमें हमारे पास ना, ये पहले सुन लें कि किस किस में होता है। ये हमारे पास होता है उनमें जिनके स्पर्म काउंट कम हो, या फिर जिनमें IVF टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फेल हो जाए। इसमें हम डायरेक्टली स्पर्म लेते हैं, उसको इंजेक्शन के जरिए ना मदर की बॉडी के अंदर ही जो सा ओसाइट होता है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाता है गिफ्ट एंड जिफ्ट। गिफ्ट और जिफ्ट में इतना होता है कि गिफ्ट जो सा होता है वो गमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ्यूजन होती है, और जो सी जिफ्ट होता है वो जाइगोट की इंट्राफ्लोपियन ट्यूब ट्रांसफ्यूजन होती है। हमारे पास सेम स्टेप्स होते हैं जैसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में करते हैं। हमारे पास ये जिफ्ट में सेम स्टेप होते हैं। जिफ्ट में मतलब जहाँ पे हमने जाइगोट बनाया बॉडी के बाहर, और उस जाइगोट को हमने प्लेस कर दिया एम्पूला के अंदर, जहाँ पे हमारे पास नेचुरली फर्टिलाइजेशन होती है, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। गिफ्ट में हमारे पास ये होना है कि गमेट्स जो है ना, फीमेल के गमेट्स तो फीमेल की बॉडी के अंदर, और मेल के गमेट्स ले लेने हैं, और उनको दोनों को एम्पूला में हमने एम्पुला में उन दोनों को इम्प्लांट कर देना, उन दोनों ने इकट्ठे मिल जाना है। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी जो सी होगी वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगी। फिर हमारे पास सरोगेट मदर आ जाता है। सरोगेट मदर से हमारे पास ये फिनोमिना उनमें होता है जिनमें हमारे पास ना, जिनकी हिस्ट्रोक्टमी हुई हो, जिनके यूट्रस जो सी है वो एक्साइज्ड हुई हो या रिमूव कर दी गई हो सर्जरी से। इनमें हमारे पास ओसाइट की डेवलपमेंट तो नॉर्मल होती है, लेकिन इनमें हमारे पास बेबी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। फिर हम इनसे ओसाइट रिमूव कर लेते हैं। ओसाइट रिमूव करने के बाद हम इनको कैपेसिटेटेड स्पर्म ऑफ मेल के साथ मिलाते हैं। जब इन जाइगोट बन जाते हैं तो इस जाइगोट को हम किसी और फीमेल में इम्प्लांट कर देते हैं, और वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये जो ऐसे बेबीज़ होते हैं इनमें ट्यूमर का खदशा बहुत ज़्यादा होता है, म्यूटेशंस का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुसेसिज्म। अगर डिस्टिंक्शन हो, नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए ना हमारे पास क्रोमोसोम की, मुसेसिज्म में हमारे पास नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है, जब हमारे पास ना मतलब डिवीजन हो रही होती है। अब इनमें ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट लाइंस ऑफ सेल डिफरेंट लाइन सेल्स की बन जाती है। कई सेल्स तो होते हैं वो तो हमारे पास नॉर्मल होते हैं, कई सेल में हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, कई सेल में हमारे पास क्रोमोसोम मिसिंग होता है। अब 21 पे जब क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए तो ये हम कहते हैं कि मुसेसिज्म, मुसेक डाउन सिंड्रोम। मसलन ये मुसेक के रिजल्ट में डाउन सिंड्रोम बनी, और ये लेस इफेक्टिव होती है। अब इसकी रीज़न क्या है कि जो सी डाउन सिंड्रोम इसमें लेस इफेक्टिव होती है मुसेक के रिजल्ट में, क्योंकि इसमें नॉर्मल सेल्स भी होते हैं, जबकि दूसरी डाउन सिंड्रोम में नॉर्मल सेल्स नहीं होते। उसमें हमारे पास 21 पोजीशन पे हमेशा ही एक सेल एक्स्ट्रा होता है। फिर हमारे पास मेल फर्टिलिटी है। अब हमारे पास जब भी हमारे पास इजैकुलेशन होती है तो हमारे पास सिर्फ 10% सीमन में स्पर्म होते हैं, बाकी सारे प्रोटीनेशियस सिक्रीशन होती है। अगर हमारे एक पर्सन में ना 100 मिलियन स्पर्म हो पर ML, तो हमारे पास वो नॉर्मल है। 20 मिलियन हो फिर भी नॉर्मल। अगर 10 मिलियन से कम हो तो हमारे पास वो स्टीराइल होते हैं, लेस फर्टाइल होता है। उसके बाद वेस्टॉक्टमी। अब हमारे पास अगर किसी बंदे में हम उसकी डक्टस डेफरेंस रिमूव कर देना तो ना हमारे पास स्पर्म की मिचोरेशन होगी, ना स्पर्म बनेंगे। इसमें हमारे पास सीमन तो आएगा, लेकिन सीमन में कोई स्पर्म नहीं होगा, वॉल्यूम सेम होगा सीमन में। डाइस्पर्मी और ट्राइप्लॉइडी में ये होता है कि हमारे पास एक स्पर्म वैसे तो यूजली एंटर करता है वो साइट में कोरोना रेडिएटर को pierce करके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 स्पर्म एंटर कर जाते हैं और इसको फर्टिलाइज कर देते हैं। अब जो से एग के 23 और दोनों स्पर्म के मिला के 46, तो 69 क्रोमोसोम हो
जाते हैं, तो इसको ये कंडीशन हम ट्राइप्लॉइडी होती है, और जौन सा होता है हमारे पास बेबी ये यूजुअली डॉय कर देता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। अब हमारे पास एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन, ये सेकंड वीक के क्लिनिकल शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हमारे पास ना एक्स्ट्रा यूट्राइन का मतलब है कि ब्लास्टोसिस्ट जब हमारे पास इम्प्लांट हो ना यूट्रस की बॉडी के आउटसाइड, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन। और ये हाँ इसको, और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी काज करता है। अब हमारे पास अगर हमारे पास ट्यूब में हो जाए ना इम्प्लांटेशन, तो मतलब एक्स्ट्रा यूट्राइन यूट्रस के बाहर होनी चाहिए। अगर यूट्राइन ट्यूब में हो जाए हमारे पास, तो हमारे पास ना उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले पेन होगी एब्डोमेन में, वो क्योंकि यूट्राइन ट्यूब जो सी होती है उसमें जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा तो डिस्टेंशन होगी, उसकी वजह से पेन होगी और ब्लीडिंग भी होगी हमारे पास। और जो सी हमारे पास पेन होती है, कई बार हम इसको अपेंडिक्स से कंफ्यूज कर देते हैं अगर ये राइट साइड पे हो, क्योंकि ये ट्यूब में होती है। फिर उसके बाद हमारे पास होती है कि काजिस क्या हैं जिसकी वजह से ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। मतलब अब जो सा हमारे पास जाइगोट है या जो सा हमारे पास वो ब्लास्टोमेर बना था, उन्होंने बाहर आना था यूट्रस की बॉडी में इम्प्लांट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे अगर ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब हो जाए, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो, तो वहाँ पे वो जो सा है वो कैप्चर हो जाता है और वहाँ पे उसकी ना यूट्राइन ट्यूब में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब यूट्राइन ट्यूब के दो पार्ट्स होते हैं, इस्तमस और एम्पूला। अगर इस्तमस में हमारे पास हो जाए तो इस्तमस में हमारे पास सेम वही साइन आएंगे जो सी सिम्टम पहले थी कि एब्डोमिनल पेन, यूट्राइन ट्यूब, सारा कुछ। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे जब हमारे पास बेबी की डिलीवरी होगी एक्सटेंसिव ब्लीडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनास्टोमोसिस होता है। अगर एम्पूला में हमारे पास आ जाए ना, तो हमारे पास एम्पूला में अगर इम्प्लांटेशन हो, तो एम्पूला में हमारे पास ना एम्पूला में जो से फिमरियाई होती है वो ना इसको करेंगे रेक्टो पेरिटोनियल पाउच में इसको कर देंगे, पुश कर देंगे, और वहाँ पे इसकी डेवलपमेंट होगी। और ये ना हमारे पास सी सेक्शन से ना एब्डोमिनल डिलीवरी के थ्रू ये बच्चा कई बार हमारे पास लाइव जो सा वो डिलीवर हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास प्लेसेंटा